नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आप लोगों की धड़कनें तेज होगी और प्रिपरेशन होपफुली बहुत बढ़िया होगी। आप लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस कुछ टाइम तक और हमें इंतजार करना है। तो हर दिन आप बहुत सारे पेपर्स दे रहे होगे, फुल सिलेबस पेपर दे रहे होगे और उसकी एनालिसिस भी आप कर रहे होगे। बहुत सारे बच्चों से एक प्रॉब्लम मेरे सामने आई है कि सर ओएमआर के अंदर इस वाले पेपर में ये मिस्टेक हो गई, इस वाले पेपर के अंदर मैंने रोल नंबर सही से नहीं भरे। सर मैंने क्वेश्चंस तो इतने अटेम्प्ट किए थे, मेरा रिजल्ट इतना आना चाहिए था, मेरा रिजल्ट तो ये आ रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम ओएमआर को लेके आ रही है। तो सोचा कि क्यों नहीं एक छोटे से वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ओएमआर सबसे मेजर पार्ट होता है एग्जाम का। हम ओएमआर को बहुत लाइटली लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि 2 साल की जर्नी के अंदर, 1 साल की जर्नी के अंदर प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट। कंटेंट होगा तभी हम ओएमआर को भर पाएंगे। लेकिन अगर आपने 3 घंटे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए और वो सभी क्वेश्चंस सही है ऑन पेपर, लेकिन ओएमआर फीलिंग के अंदर अगर वो गलत हो रहा है, तो एनटीए इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपने ऑन पेपर सही किया था, ओएमआर के अंदर आपने गलत फीलिंग किया है तो आप कुछ क्लेम करो। बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए पूरे के पूरे रेस्पॉन्सिबल आप ही हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ओएमआर फीलिंग। ओएमआर को किस तरह से भरना है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, मैटर करता है कि आप ओएमआर को किस तरीके से भर रहे हो, सो दैट प्रॉब्लम भी नहीं हो और कम टाइम के अंदर ओएमआर आप फिल कर दो और रिमेनिंग टाइम जो भी बचे उसको आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा दो। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 घंटे के अंदर आपको पेपर को सॉल्व करना है और 20 मिनट आपको ओएमआर फिलिंग के अंदर देना है। 20 मिनट्स इज मोर देन सफिशियंट फॉर ओएमआर फिलिंग। 180 क्वेश्चंस सॉल्व करके 180 क्वेश्चंस की ओएमआर के अंदर बबलिंग करने के लिए 20 मिनट्स इज सफिशियंट। आप ये अप्लाई करके देखिए। जितने भी पेपर्स आप फुल सिलेबस के देने वाले हो उसके अंदर ये चेक करिए कि क्या मैं 20 मिनट के अंदर ओएमआर फिलिंग कर रही हूं या कर रहा हूं कि नहीं। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपको टाइम पीरियड रिड्यूस करना या फिर इंक्रीज करना, सो दैट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अगर आप ओएमआर फिलिंग 20 मिनट्स में होती है, आप 5 मिनट के अंदर ओएमआर भरने की कोशिश करोगे तो बट ऑब्वियस जल्दबाजी में आप गलत करोगे। जितना टाइम उसको देना चाहिए उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओएमआर फिलिंग है। डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे पॉइंट है मेरे पास में जिससे आपको बेनिफिट मिल जाए। उन सभी पॉइंट को आप एक्सेप्ट करो। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर उन सभी पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली रिमेनिंग टाइम के अंदर अप्लाई करके देखना चाहिए। और अगर वो फ्रूटफुल है आपके लिए तो नीट के अंदर उसको अप्लाई करके देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, ओएमआर शीट जो है वो इस तरह से आपको मिलेगी। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे रोल नंबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोल नंबर की फिलिंग। बहुत बार क्या होता है कि रोल नंबर हमने सही लिखा, बबलिंग हमने सही नहीं की और इसके लिए एनटीए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने पूरा पेपर सही किया है लेकिन अगर आपने रोल नंबर अगर सही से नहीं लिखा है तो आपका रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। और रिजल्ट जनरेट नहीं होगा तो वो रिजल्ट किसका है, कोई भी क्लेम कर सकता है, तो एनटीए उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो जितना टाइम रोल नंबर को भरने में चाहिए वो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर ये वाला कॉलम 2 मिनट में हो रहा है तो 2 मिनट देना पड़ेगा। आप अगर 30 सेकेंड के अंदर इसको करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो टाइम के साथ में ओएमआर के और टाइम के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जितना टाइम चाहिए उसको प्रॉपर दो और अच्छे से लिखो, अच्छे से इसकी बबलिंग करो, है ना। सर्कल से बाहर नहीं जाए और प्रॉपर तरीके से ये बबलिंग हो जाए। तो रोल नंबर भरो, टेस्ट बुकलेट नंबर, टेस्ट बुकलेट कोड, राइट। यहाँ पे सिग्नेचर है, फादर नेम है, जो जो इंफॉर्मेशन आपको ओएमआर में मिले उसको सही टाइम दे के उसको भरो। फिर उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे आपके बहुत सारे मतलब ब्लैंक जो है वो सर्कल मिलेंगे। टोटल 200 मिलते हैं। 1 से स्टार्ट होता है और टोटल 200 तक जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से हमें बढ़ना है। जनरली क्या होता है, ये सीक्वेंस वैसे चेंज नहीं होता है। पेपर का जो सीक्वेंस होता है
उसी सीक्वेंस के अंदर ओएमआर के अंदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार जरूर देखना कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि पेपर के अंदर केमिस्ट्री जो है वो पहले है और फिर उसके और ओएमआर के अंदर फिजिक्स पहले है, तो एक बार जरूर आप अपने इन्विजिलेटर के साथ में डिस्कस करना, तो एक बार जरूर चेक करना। वैसा कभी होता नहीं है, बट फिर भी चेक करना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं बहुत सारे बच्चों की, तो कोई स्टूडेंट ओएमआर के अंदर इस तरह से बबलिंग करता है कि पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, 3 घंटे पूरे दिए पेपर को, और उसके बाद में जो रिमेनिंग टाइम है, उस रिमेनिंग टाइम के अंदर फटाफट फटाफट बबलिंग करेंगे। उससे एक मेजर मिस्टेक क्या होती है कि 180 क्वेश्चंस की बबलिंग करना मतलब रियल में बड़ा टास्क है, और वो बबलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, नंबरिंग मिस्टेक हो जाती है। आप देख तो रहे हैं 5, लेकिन वहां पे आप बबलिंग कर रहे हो 6 में, तो ये मेजर मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि 3 घंटे पूरा पेपर देने के बाद में हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना, अपनी पूरी एनर्जी हमने उस पेपर में लगा दी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस इंपॉर्टेंट चीज के लिए हम एनर्जी लगा ही नहीं पा रहे। तो ऐसा काम मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि आप ओएमआर लास्ट में भरो, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। तो बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, सजेशन ये है कि आप ओएमआर बिल्कुल लास्ट में नहीं भरोगे। कुछ बच्चे ऐसा काम करते हैं कि पूरा फिजिक्स सॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद में ओएमआर भरेंगे, और उसमें भी ऐसे करेंगे ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 1 को बबल किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, 2 को बबल किया, 3 सॉल्व किया, 3 को बबल किया, इस तरह से, है ना। ऐसे लोगों की भी तादाद है कि एक क्वेश्चन सॉल्व, एक बबलिंग, एक क्वेश्चन सॉल्व, एक बबलिंग। इसमें क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अपने माइंड को स्विच कर रहे हो बार बार, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर बबलिंग की तरफ गए, शायद वो कहीं बबलिंग अगर सपोज बाहर चली गई, तो आपके दिमाग में उसी टाइम पे आ गया कि अरे ये तो मेरा गलत हो गया, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपना पूरा 100% लगा ही नहीं पा रहे हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी फ्रूटफुल नहीं है, इसको भी अवॉइड करना है। तो पूरी ओएमआर फिल करना, इसको अवॉइड करना है। सिंगल सिंगल क्वेश्चन की बबलिंग करना, इसको भी अवॉइड करना है, ये फ्रूटफुल नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा फिजिक्स सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में बबलिंग करेंगे, एक ही बार में केमिस्ट्री पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद में बबलिंग करेंगे। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर बायो सॉल्व कर रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट की सीक्वेंस यही होती है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अच्छा, बायो के अंदर भी जूलॉजी और बॉटनी, राइट, जूलॉजी और बॉटनी। अब अगर आप जूलॉजी सॉल्व कर रहे हो, तो जूलॉजी के अंदर सेक्शन ए है और यहां पे सेक्शन बी है, सबके अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी है, राइट। इसमें भी सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, सभी सब्जेक्ट में सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब टोटल आपने ओएमआर को 8 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। 4 सब्जेक्ट हो गए, बॉटनी में 2 पार्ट, जूलॉजी में 2 पार्ट, केमिस्ट्री में 2 पार्ट एंड फिजिक्स के अंदर 2 पार्ट। तो आपने अपने ओएमआर को 8 पार्ट के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करिए, जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करो। मैक्सिमम लोग बायो से शुरू करते हैं, आप बायो से शुरू करो। बायो के अंदर अगर सपोज आप जूलॉजी सॉल्व कर रहे हो, तो जूलॉजी का सेक्शन ए कंप्लीट सॉल्व कर लो, सेक्शन ए पूरा सॉल्व करो। 35 क्वेश्चंस होते हैं, पूरा सॉल्व करना ही होता है, तो सेक्शन ए को पूरा सॉल्व कर दो। जैसे ही आप बायो के अंदर और जूलॉजी के अंदर सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद में आप ओएमआर लो, और सेक्शन ए के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपने किए उसकी बबलिंग कर दो। कैसे करोगे, बबलिंग भी कैसे करनी है, सपोज जूलॉजी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 है ना, तो पहले आप पेपर के अंदर इनके आंसर देख लो, पेपर के अंदर सीक्वेंस से आंसर देख लो कि 1 to 5 का आंसर है ए सी बी सी डी, राइट, या फिर 1 2 4 5 6। तो 5 को याद रखना बहुत ईजी होता है कि भाई मैंने नंबर याद कर दिया 3 4 2 6, 3 4 2 6, फिर उसके बाद में सीधे जब जूलॉजी के अंदर सेक्शन ए की बबलिंग कर रहे हो, तो 3 4 2 6, तो 3 पे बबलिंग कर दी, 4 पे बबलिंग कर दी, 2 पे, 6 पे, उसी तरह से फिर रिमेनिंग 5 है उसको याद करो और फिर यहाँ पे बबलिंग करो और बोलते रहो 3 4 2 6, 3 4 2 6, फिर नेक्स्ट। इस तरह से सेक्शन ए पूरा जूलॉजी का 5 के क्वेश्चंस के फॉर्म में आप बबलिंग कर दो। फिर उसके बाद में सेक्शन बी में जाओ और सेक्शन बी को पूरा सॉल्व कर दो, क्योंकि सेक्शन बी में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन बी के अंदर 15 सवाल है,
उसमें से 10 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। जरूरी थोड़ी कि सीक्वेंस ही 10 करते हैं हम, राइट? हो सकता है कि आपने 9 किए सीक्वेंस है और आपने फिर सीधा 15 वाला कर दिया, या फिर बीच में कोई छोड़ दिया, तो वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब मेजर मिस्टेक जो बच्चों की हो रही है ना, वो सेक्शन बी के अंदर ही हो रही है। तो सेक्शन बी को बहुत केयरफुली ध्यान रख के सॉल्व करना है। जीवन का सवाल है, कैरियर की बात है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं। सेक्शन बी के अंदर आप एक एक क्वेश्चन की बबलिंग कर दो। पूरा सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद में जितने भी सवाल है उसमें एक एक क्वेश्चन की बबलिंग करो और चेक करो कि 7th वाले को 7th में ही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, 8 वाले को 8 में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, राइट? तो सेक्शन ए जूलॉजी का कंप्लीट आपने 5-5 के क्वेश्चंस की बबलिंग कर दी। फिर सेक्शन बी के अंदर एक एक की बबलिंग कर दी। फिर बॉटनी में गए, सेक्शन ए पूरा सॉल्व किया, राइट? फिर उसके बाद में बबलिंग करो, सेक्शन बी में गए, एक एक की बबलिंग करो। इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट के अंदर सेक्शन कंप्लीट करके बबलिंग करनी है। सेक्शन बी कंप्लीट करके फिर बबलिंग, फिर अगेन दूसरे सब्जेक्ट का सेक्शन ए, फिर बबलिंग करनी है। यह तरीका मुझे कहीं हद तक सही लगता है। बाकी इससे पहले जो तरीका मैंने बताया था कि किसी ने जूलॉजी पूरा सॉल्व कर दिया, जूलॉजी की पूरी बबलिंग कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन ए के अंदर 5-5 क्वेश्चंस की बबलिंग कर दो, फिर सेक्शन बी के अंदर भी आप एक एक की बबलिंग कर दो, पूरा सॉल्व कर सकते हो। बॉटनी पूरा सॉल्व कर दो, केमिस्ट्री पूरा सॉल्व कर दो, फिजिक्स पूरा सॉल्व कर दो, ये भी सही है। और सेक्शन ए सॉल्व करके बबलिंग कर रहे हो, फिर बी सॉल्व करके बबलिंग कर रहे हो, ये भी तरीका बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ओएमआर भरते टाइम किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है। मतलब ओएमआर आप देखना भाई, आप जिस एनवायरनमेंट में पेपर दे रहे थे अभी 2 साल, आप हो सकता है कि ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आपने घर पे बैठ के सभी पेपर मॉक टेस्ट दिए होंगे, या किसी सेंटर पे अगर आप पेपर दे रहे हो तो सेंटर के टेबल के बारे में आपको पता है कि वो टेबल कैसे थे। तो आपके माइंड में वो फिट है कि यार जितने भी मैंने पेपर्स दिए वो पेपर बहुत स्मूथ टेबल पे मैंने दिए हैं, मतलब वो टेबल बहुत स्मूथ है, मतलब मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जरूरी नहीं है कि सेंटर जो मिलेगा आपको वहां पे वैसा ही टेबल मिलेगा। हो सकता है कि कुछ टेबल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि कहीं पे खड्डा हो सकता है कहीं पे किल थोड़ी सी बाहर हो सकता है कि ओएमआर उस किल के अंदर फंस जाए, हो सकता है कि कुछ स्पेस हो उसके अंदर ओएमआर चली जाए, और आप लास्ट में सबमिट कर रहे हो तो सबमिट करते टाइम वो ओएमआर फट जाए। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। बहुत केस आते हैं हर साल बहुत केस आते हैं, राइट? तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम साल भर से उस मोड में थे और अचानक से अलग जगह पे जाते हैं तो सीधे दिमाग में आता है कि यार बढ़िया ही चल रहा होगा, सब कुछ बढ़िया ही होगा, तो उसी तरह से आपने दे दिया। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो लास्ट में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने ही पड़ते हैं, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूं, जितने भी इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट है, मेरा यह मानना है कि उनके पास में जो ओएमआर का जो स्कैनर होता है, जिसमें ओएमआर चेक होती है, वो और एनटीए के पास में जो स्कैनर है उसमें डिफरेंस है। एनटीए के पास में जो स्कैनर है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, मतलब एक छोटे से डॉट को भी वो ट्रैप कर देगा। लेकिन कोचिंग के अंदर जो स्कैनर्स होते हैं वो इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो उतना ट्रैप नहीं कर पाता है। एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टूडेंट थी, मतलब अभी एम्स भोपाल के अंदर पढ़ रही है। उस स्टूडेंट को 2 साल पता ही नहीं चला कि मेरी 2 साल में ओएमआर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी क्या प्रॉब्लम रही। उसको 2 साल में पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो स्कैनर है वो कैसे थे, नॉर्मल। एनटीए ने उस प्रॉब्लम को तुरंत फाइंड आउट कर दिया, लेकिन वो आखिरी दिन था, नीट के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम क्या थी डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते ही इसका क्वेश्चन मतलब 1 का आंसर 2 है तो 2 पे डॉट कर देते हैं, डॉट कर देंगे, छोटा सा डॉट कर देंगे, ऐसे डॉट करते हुए चलते हैं, डॉट करते हुए चलते हैं। और उनको ये लगता है कि डॉट करते हुए चल रहे हैं और लास्ट में हम बैठ के क्या करेंगे, अच्छे से 20 मिनट के अंदर उसकी बबलिंग कर देंगे, ऐसा। लेकिन सडनली क्वेश्चन को देख के दिमाग में आया कि नहीं यार, इसका आंसर तो ये नहीं है, इसका आंसर तो ये है, तो ये वाला डॉट तो ऐसे ही है और आपने इस पे बबलिंग कर दी, ये वाला डॉट तो ऐसे ही है, आपने दूसरे पे बबलिंग कर दी। क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपने तो पहले डॉट कर दिया था, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में आपके दिमाग में आया कि नहीं, ये सवाल सही नहीं है, ये सवाल मेरा, ये आंसर जो है वो सही है, तो वो डॉट तो ऐसे का ऐसा है और आपने दूसरे पे क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम कभी आपको पता नहीं चलेगी, और लिटरली बता रहा हूं,
एनटीए के पास में जो स्कैनर मशीन है वो इस डॉट को भी ट्रैप कर देगा और उस केस में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, और हुआ है, केस है ये, है ना, एग्जाम्पल है ये। तो अगर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं तो हमें वो मिस्टेक अवॉइड करनी है। हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो चुका है, तो हम बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाली चीज को आप खत्म ही कर दो। ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। इससे आपका भला नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके को आप फॉलो करो, उसी पैटर्न को आप फॉलो करो और इस चीज को आप अवॉइड कर दो। उस बच्ची के 2 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए सिर्फ और सिर्फ इस डॉट की वजह से। 710 तक वो जा सकती थी, लेकिन वो 700 के आसपास में रही। तो सिर्फ और सिर्फ इस ओएमआर की वजह से, कंटेंट की वजह से नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमें कंटेंट के साथ साथ में ओएमआर पे विशेष करके ध्यान देना पड़ता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है उस बातों का सब ध्यान रखोगे। रिमेनिंग जितने भी पेपर्स हैं, एक और सजेशन दे रहा हूं, रिमेनिंग जितने भी पेपर्स हैं, फुल सिलेबस पेपर्स आप लोग दे रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में देख दीजिए उस पेपर को, है ना। कभी फैन बंद करके रखिए, कभी फैन को फास्ट कर दीजिए। आप जिस एग्जाम हॉल में जाने वाले हो वहां की कंडीशन क्या है। हमने साल भर एसी में पेपर दिए, क्या आपको उस सेंटर पे भी एसी मिलेगा? नो वन नोज, नहीं पता। अगर पंखा है तो वो पंखा किस आवाज के साथ में वहां पे है, हमें नहीं पता। क्या उस आवाज से हम उस 3 घंटे में डिस्टर्ब हो सकते हैं? नहीं पता। तो डियर स्टूडेंट्स, उन सभी कंडीशन के लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, और यही एक जर्नी है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमें पैरामीटर्स मिलते हैं, उस पैरामीटर पे हम वर्क करते हैं और हम उस एक दिन के लिए प्रिपेयर होते हैं। 2 साल में या 1 साल के अंदर उस एक दिन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी पेपर्स आपके पास में हैं, फुल सिलेबस घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो अलग अलग इन्वायरमेंट में आप पेपर दीजिए, अलग अलग जगह पे पेपर दीजिए, है ना। और हो सके तो किसी पर्टिकुलर स्कूल के साथ में आप टाई अप करके उस स्कूल को बोलिए कि हम यहाँ पे पेपर देना चाहते हैं, है ना, तो वहां पे जाके आप पेपर दीजिए। ऐसा करना ही पड़ता है, ये जर्नी का पार्ट है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया पेपर होगा आप लोगों का, एंड गुड लक। आप ही हो फ्यूचर डॉक्टर, और नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए बस आखिरी 8 दिन है। पूरी एनर्जी लगा दो, पूरा जोश लगा दो, पूरी जितनी एनर्जी आपके पास में है उस पूरी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगा दो। विश यू ऑल द बेस्ट।